सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सर दर्द की समस्या से जूझते हैं। हमें लगता है कि ये सर दर्द आम सर दर्द है, लेकिन ये सर दर्द गंभीर भी हो सकता है। जी हाँ, सर दर्द यानी साइनस की समस्या का कारण भी बन सकता है। दर्शकों, सर दर्द इस तरह से होता है साइनस की बीमारी में, जहां पर व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता कि वो इससे निजात कैसे पाए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं साइनस के बारे में। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड डिजीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 134 मिलियन भारतीय लोग साइनस की समस्या से जूझ रहे हैं, यानी कि हर 8 में से एक व्यक्ति साइनस से पीड़ित है। आखिर क्या है साइनस? ये समस्या के सिम्टम्स क्या हैं? और क्या नेचुरोपैथी के माध्यम से इससे निजात पाया जा सकता है? इन सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2008 में पद्मश्री रत्न से सम्मानित डॉक्टर रमन कपूर जी सर, जो कि एक हेल्थ एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और साथ ही गंगाराम हॉस्पिटल में चेयरमैन हैं। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे हम साइनस के बारे में बात करें, मैं जानना चाहूंगी कि आखिर साइनस की समस्या क्या है और दर्शक इसे आसान भाषा में कैसे समझे। देखिए, सबसे पहले ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साइनसेस होते क्या हैं। तो हमारा जो नाक है, इसके आसपास कुछ हॉलो कैविटीज़ होती हैं, जिनको कि हम साइनसेस कहते हैं। ये हॉलो कैविटीज़ में फाइब्रस टिश्यू होता है सिर्फ, और ये जो हॉलो कैविटीज़ होती हैं, 4 टाइप की साइनसेस होते हैं हमारे। एक फ्रंटल साइनस होता है, जो कि कॉमनली मैडम ने बताया, जैसे उस रूपाली जी ने, कि उसमें उसकी वजह से फ्रंटल हेडेक्स होती हैं, आपको फ्रंट में हेडेक होगा। एक एथमोइडल और स्फेनोइडल साइनस 2 होते हैं यहाँ पर। उसमें एक पेशेंट को ऑलमोस्ट आँख के नीचे वाले हिस्से में बहुत सीवियर पेन होता है। और चौथा होता है मैक्सिलरी साइनस, जो कि हमारे फेस के इस हिस्से में होते हैं, और वहाँ पर भी कई पेशेंट्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जब वो दबाते हैं वहाँ पे तो उनको काफ़ी पेन फील होता है। सो जनरली जब साइनसेस की प्रॉब्लम होती है तो मरीज़ जो है उसको हेड में हेवीनेस की प्रॉब्लम रहती है, सिर भारी रहता है, और मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका नाक जो है वो स्टफ़ी होता है, जैसे भरा भरा रहना, कंजेस्टेड रहना, और नाक स्टफ़ी होने के साथ साथ उनको गले के अंदर भी पोस्ट नेज़ल ड्रिप सी रहती है, जैसे गले में कुछ बलगम सा गिर रहा है। तो हर समय ऐसा लगता है उनको जैसे मेरे गले में कॉन्टीन्यूसली एक फ्लेम ड्रिप कर रहा है। तो इसको हम पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज कहते हैं, और ये भी साइनस का बहुत कॉमन एक सिम्टम है। तो जैसे आप सब जानते भी होंगे कि हम डॉक्टरी के अंदर हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ENT स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है? ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ये तीनों ऑर्गन्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो जो नोज होता है वो ईयर से भी कनेक्टेड है एंड वो हमारी थ्रोट से भी कनेक्टेड है। सो जब नेज़ल कैविटी के अंदर फ्लेम या बलगम बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो वो पूरी यूस्टिशियन ट्यूब होती है, जो कि हमारे यहाँ से लेके कान तक जाती है, वो उसके अंदर भी बलगम जम जाता है। उससे जब आदमी को साइनसाइटिस होता है तो उसको लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकती है, वो सूंघना बिल्कुल उसको कम हो जाता है, और कान जो है उसके वो भी बंद होने शुरू हो सकते हैं। और कई बार ये इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया से हो, बिकॉज साइनसाइटिस के इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया से हो सकते हैं या वायरसेस से हो सकते हैं, या इवन बहुत सीरियस केसेस में फंगस से भी हो सकते हैं। तो फंगल साइनसाइटिस भी वो बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, ज़्यादा तकलीफ़दायक होती है, और डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको कौन सा साइनसाइटिस है। और जब ये कान को ब्लॉक करता है तो उससे कान की हियरिंग भी कई बार पेशेंट्स की कम होनी शुरू हो जाती है, और टिनाइटिस जिसे हम कहते हैं, रिंगिंग इन द ईयर्स, कान में शां शां की आवाज़, वो भी आनी शुरू हो जाती है। और वही जब साइनसेस हमारे ज़्यादा फ्लेम बनाते हैं तो वो हमारे गले में गिर जाता है, तो उससे हमें ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप की गले में प्रॉब्लम होती है। और साइनसाइटिस जो है वो मानी जाती है एक शुरुआत है टूवर्ड्स मोर सीरियस इलनेसेस। अगर हम साइनस का ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज पे नहीं करेंगे तो यही बीमारी बाद में जाके हमारे फेफड़ों में जाती है, वो ब्रोंकाइटिस बन जाती है, और अगर तब भी इसको हम ट्रीट प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो फिर ये ब्रोंकियल एस्थमा बन जाती है, जिसे कि हम दमा कहते हैं। सो साइनसाइटिस इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इट इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, और इसको जितनी जल्द से जल्द रूट पे ट्रीट किया जाए, शुरू में कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। नहीं तो धीरे धीरे ये बहुत एक क्रॉनिक रोग का पार्ट ले लेती है। कई बार कंफ्यूज भी लोग करते हैं इसको एलर्जी से,
तो एलर्जीज डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे आपको पोलन ग्रेन से एलर्जी है, आप पोलन वाली जगह में गए, आप डस्ट वाली जगह में गए, आपको स्नीजिंग शुरू हो गई, आपको नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया, वो एक एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं उसे हम। और जो साइनसाइटिस होती है वो थोड़ा सा हटके होती है, उसमें उस कैटेगरी के अंदर बलगम ज़्यादा बनता है और हेडेक्स और बलगम जो है जम जाता है जब इन साइनसेस में, तो बहुत तकलीफ देता है। अब जब नॉर्मली हम साइनसेस को देखते हैं तो इसकी जो लाइनिंग होती है साइनसेस की, इसका बेसिक मकसद है हमारी बॉडी में, वो मकसद है कि ये म्यूकस बनाता है, और वो जो म्यूकस है वो हमारे नाक के अंदर जो है उस कैविटी को ड्राइनेस से बचाता है, उसको वेट रखता है। बट अगर ये म्यूकस नहीं बनेगा तो हमारी नाक जो है उसकी कैविटीज़ ड्राई रहनी शुरू हो जाती हैं, और उससे जो है क्या होगा कि जो भी एलर्जेंस आसपास होंगे वो हमारे नाक के थ्रू अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। सो म्यूकस प्रिवेंट्स द डर्ट, द डस्ट फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर इनटू आवर नेजल कैविटीज आल्सो। सो as long as our sinuses are healthy, we are in good health. बट जब साइनसेस में बलगम ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है तो हमें तकलीफ आनी ज़रूरी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है हमें। जी सर, जैसे आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि भाई उसे प्रॉब्लम हो रही है, नोज़ में एलर्जी हो रही है, तो इसको बहुत आम बीमारी समझते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी ऐसे क्या सिम्टम्स होंगे जब व्यक्ति को समझ में आए कि ये नॉर्मल नहीं है और उसे शायद साइनस है? मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट साइनसाइटिस में ये होता है कि जो हेडेक्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होते हैं, जो कि नॉर्मली आदमी को अगर ज़ुकाम हो रहा है और बुखार नहीं है तो हेडेक्स नहीं होते हैं। पर जब हेडेक्स शुरू हो जाते हैं तो ये इंडिकेटर है कि आपके साइनसेस में कंजेशन हो रही है, बलगम वहाँ जम गया है। तो किसी न किसी तरीके, जैसे कई बार हम स्टीम लेते हैं, उसके लिए इनहेलेशंस लेते हैं जिससे कि वो साइनसेस में जो बलगम जमा हो वो बाहर आ जाए। तो ये तो एक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में हम ये चीज़ें करते हैं। बट अगर ये तकलीफ़ बढ़ जाती है और यही बलगम जम जाता है वहाँ पर, तो ये बहुत तकलीफ़ दे सकता है। तो उस केस में अगर तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमको बुखार आ जाएगा, और बुखार जब आएगा तो उसके लिए फिर साथ में जो वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं एज एलोपैथ्स, वो एंटीबायोटिक्स देते हैं उस इन्फेक्शन को ड्राई अप करने के लिए। अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें ज़्यादातर माइल्ड फीवर आएगा, बट वायरसेस क्योंकि दे हैव देयर ओन लिमिटेड लाइफ, तो ऑटोमेटिकली भी जैसे जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, वायरसेस मर जाते हैं। और तीसरा होता है फंगस, और फंगस जब ग्रो कर जाता है साइनसेस में तो बहुत ही तकलीफ़दायक होता है, और उसको भी ट्रीट करने के लिए फिर हमें एंटी फंगल मेडिसिन देनी पड़ती है। बट इन सब में हमें सबसे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि साइनसेस जो हैं वो अगर नॉर्मली हॉलो रहें तो हेल्दी माने जाते हैं, बट जहाँ उनमें बलगम जमनी शुरू हो जाएगी तो वो अनहेल्दी हो जाते हैं और वो हमें तकलीफ दे सकती है। जी, जैसे हमने सिम्टम्स के बारे में जाना, मैं जानना चाहूँगी क्या वो कारण हैं, वो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को साइनस जैसी बीमारी हो सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो माना जाता है वो है इम्यूनिटी का। तो जब हमारी इम्यूनिटी पुअर होती है, हमारा इम्यून सिस्टम पुअर होता है, तो और ये खास करके देखा गया है कि बचपन के अंदर भी कई लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इवन यंग एज में भी हो जाती है, और एल्डरली सिटीजन्स को भी हो जाती है। तो ये इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो स्ट्रांग रहना चाहिए। इसका मतलब है अगेन जो मैं कहना चाहूँगा कि खान पान में हमें बहुत इम्पॉर्टेंटली हेल्दी फूड खाना चाहिए, अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए। बिकॉज जितना भी ये फ्राइड फूड होता है, जितना भी ये हाईली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये सब बलगम बनाते हैं। दे आर नोन, नेचुरोपैथी में भी मानते हैं, हम एक्यूपंक्चर में भी मान के चलते हैं कि ये सब खाने जो हैं ये बलगम बनाते हैं, और जितनी ज़्यादा बलगम हमारी बॉडी में बनेगी वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएगी। तो वो साइनसेस एक ऐसी जगह है, हमारे नोज़ के आसपास ही होते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये जम जाती है और फिर ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा देती है। जी, तो सर जैसे हम जान रहे हैं साइनस के बारे में, इसका इलाज आमतौर पर लोग सर्जरी कराते हैं, तो सर्जरी कितना ज़रूरी है और क्या इसको नेचुरोपैथी के माध्यम से या नेचुरल रेमेडीज़ के माध्यम से ठीक कर सकते हैं? देखिए, जो सर्जिकल पार्ट है उसमें मैं ये कहूँगा कि एंडोस्कोपिक सर्जरी आजकल कॉमन हो गई है, बिकॉज़ वो
सर्जिकली बड़ा सिंपल प्रोसीजर माना जाता है। उसमें एक एंडोस्कोप डाल के और सारा उसमें से फ्लेम निकाल लिया जाता है और उससे ज़्यादातर पेशेंट्स में बेनिफिट होता है। और एंडोस्कोपिक सर्जरी का सक्सेस रेट तकरीबन 70 से 80% माना जाता है और रिलैप्स जो है तकरीबन 20% केसेस में होता है। बट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि सर्जरी के कितने साल बाद ये दोबारा से प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिकरेंस जो है साइनसिस की बड़ी कॉमन है, खासकर इवन आफ्टर सर्जरी। तो इसलिए अगर हम नेचुरल प्रोसेसेस की तरफ जाएं और कोशिश करें एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स, ये मेडिसिन ना ही हमें लेनी पड़े और बिना उसके ही हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो उसके लिए मैं समझता हूँ एक्यूपंक्चर जो है बहुत ही अच्छी विद्या है और इसके द्वारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसमें अब क्योंकि हर साइंस प्रोग्रेस कर रही है, तो एक्यूपंक्चर भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। तो जिन पेशेंट्स को सुइयों से डर लगता है वो सुई नहीं लगवाना चाहते, और बच्चे खास करके और सीनियर सिटीजन्स, अब एक नया ट्रीटमेंट आ गया है एक्यूपंक्चर में जिसे हम लेज़र थेरेपी कहते हैं, जिसमें कि उन्हीं बिंदुओं पर जिस पे कि हम सुई लगा के इलाज करते हैं, हम बिना सुई के लेज़र द्वारा इलाज कर सकते हैं और इससे भी वही बेनिफिट होते हैं जो कि एक नीडल से होते हैं। और इसके साथ साथ हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बॉडी में जिसको कि हम इम्यून एनहेंसिंग पॉइंट कहते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ये साइंटिफिकली स्टडीज़ द्वारा प्रूव किया गया है। कुछ एक बिंदुओं पे अगर हम नीडल लगा के ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे हमारी जो बॉडी में जो हमारे फाइटिंग सेल्स होते हैं या फाइटर सेल्स, जिसको कि हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। सो एवरीथिंग इज़ नाउ WHO से रिकग्नाइज है एक्यूपंक्चर साइंस, और ये वर्ल्ड वाइड आज तकरीबन 130 कंट्रीज़ के अंदर इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। जी, तो सर जैसे एक्यूपेंचरिस्ट के माध्यम से भी इसको ठीक किया जा सकता है। खान पान में क्या कुछ बदलाव लाने हो जो हमें साइनस जैसी बीमारी हो ही ना, और अगर हो गई है तो उससे किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ खान पान में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी फ्लेम प्रोड्यूसिंग फूड्स होते हैं, जो बलगम बनाते हैं खाने, जैसे बहुत सारा राइस खाते हैं जो लोग, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी राइस के ऊपर है, तो राइस भी फ्लेम बनाता है। और बहुत ज़्यादा जो लोग फ्राइड खाना खाते हैं और बहुत तला हुआ जिसे कहते हैं हम, और रिच फूड जिसे मैं कहता हूँ शुगरी स्वीटेंड फूड्स, और जो कि आपका फैटी फूड्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये बलगम बनाती हैं ज़्यादा। तो सिंपल डाइट रखें, वेजिटेरियन डाइट रखें और फ्रूट्स खाएं और नट्स खाएं और सीड्स खाएं, और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होती हैं एक हेल्दी डाइट में। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि क्या साइनस के प्रकार भी होते हैं, क्या टाइप्स ऑफ साइनसेस भी हम इसमें जान सकते हैं? देखिए, मैंने बताया आपको जैसे 4 साइनसेस होते हैं। एक फ्रंटल साइनसाइटिस होता है, एक जो बिल्कुल नोज़ के साथ होगा उसे हम एथमोइडल साइनसेस भी कहते हैं, और स्फेनॉइड साइनसेस भी ये होते हैं, और चौथा होता है मैक्सिलरी साइनस। सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस: फ्रंटल, एथमोइडल, स्फेनॉइडल एंड मैक्सिलरी साइनसाइटिस। बट अगर सारे ही साइनसेस के अंदर बलगम जम जाती है तो उसको हम पैन साइनोसाइटिस कहते हैं। दैट मीन्स ऑल द साइनसेस आर अफेक्टेड। सो नॉर्मली हमने देखा है जब हम एक्सरेज कराते हैं ऐसे पेशेंट्स का, तो मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनसेस तो कॉमनली इफेक्ट होते हैं, बट एथमोइडल और स्फेनॉइडल साइनस भी अगर इफेक्ट हो जाते हैं तो उस केस में इसको हम पैन साइनोसाइटिस कहते हैं। और इसमें भी एक्यूपंक्चर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें धीरे धीरे पेशेंट्स का जो बलगम है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे वो डिज़ोल्व हो जाता है उनको आराम आना शुरू हो जाता है। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि यही बीमारी जो है आगे बढ़ के, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल एस्थमा बन सकती है। तो एक्यूपंक्चर उन बीमारियों में भी उतना ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है जितना कि साइनसाइटिस में हो रहा है। जी, तो सर जैसे आपने हमें ये भी बताया कि रिस्क इसका कितना ज़्यादा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस जैसी और अस्थमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। मैं जानना चाहूँगी, जैसे हमने एक्यूपेंचरिस्ट के बारे में जाना कि किस तरह एक्यूपेंचर के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं बीमारियों को, खान पान के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी नेचुरल रेमेडी है जो हमको इससे निजात दिलाने में मदद करेगी? मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं रेमेडी समझ के चलता हूँ ये साइनसाइटिस में, वो ये है कि एक्सपोजर टू डस्ट एंड एक्सपोजर टू एलर्जेंस। कई बार क्या है कि पेशेंट को पता लग जाता है कि ट्रिगर फूड होते हैं, कि मैंने एक पर्टिकुलर फूड खाया और उसको खाने के बाद मेरे साइनसाइटिस के सिम्टम्स बढ़ गए, तो उन फूड्स को अवॉइड कर सकता है इंसान
और ये हर इंडिविजुअल में अपने अलग अलग होते हैं। किसी को चीज़ के साथ एलर्जी हो सकती है और उसको खाने से ही उसको फ्लेम बनना शुरू होता है या बलगम आना शुरू हो जाता है या नेज़ल कंजेशन शुरू हो जाती है। तो फूड्स में ऐसे हो सकता है। और पर्टिकुलरली अगर एक पर्टिकुलर जोन में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, उन्होंने देखा कि भाई एक इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली जिसके के अंदर जैसे कोल इंडस्ट्री है, वहाँ जाके उसके सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है ही नीड्स टू चेंज हिज प्रोफेशन। और जैसे दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इम्यूनिटी पुअर है, इसका मतलब इम्यून सिस्टम को आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक्यूपंक्चर एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा आप इम्यून सिस्टम को भी अपने ठीक कर सकते हैं और उससे इस बीमारी में बहुत अच्छी राहत मिल जाती है। जी सर, जैसे ये बीमारी जो है वो नाक के आसपास के एरियाज में होती है, मैं जानना चाहूँगी जैसे कई लोग होते हैं उनको खराटों की समस्या होती है, तो क्या खराटे और साइनस का कोई कनेक्शन है? देखिए, खराटे और साइनस का कनेक्शन डायरेक्टली नहीं है पर इनडायरेक्टली है। क्योंकि खराटे जो हैं, जो हमारा ऊवला होता है और जो वोकल कॉर्ड होता है, उस एरिया के अंदर अगर बलगम बहुत ज़्यादा गिरता रहेगा कॉन्स्टेंटली, तो वो ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ ब्लॉकेज देयर, और उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए कई बार आदमी जो है वो खराटे करता है। बट बेसिकली स्नोरिंग इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, और उसका इससे कोई लेना देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को बहुत क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाए, इसका मतलब है आप 5-7 साल से साइनोसाइटिस है, उसको खराटे आने बहुत कॉमन होते हैं, बिकॉज वो बलगम जो है वो एक रीज़न बन जाता है खराटों का। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि रिस्क इसका हमें ब्रोंकाइटिस और अस्थमा भी हो सकता है, क्या इसका रिस्क और भी बढ़ सकता है? क्या हमें डेथ तक केसेस हो जाते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे डेथ तक हो सकती है, बट हाँ, इससे ये सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट समझना है कि इससे हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो ग्रेजुअली जब ब्रोंकाइटिस हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, तो यही जो बलगम है जो अभी साइनसेस में जमा हुआ था, ये जाके हमारे लंग्स में जमना शुरू हो जाता है। और जब ये लंग्स में जमना शुरू हो जाता है तो इसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं, ILD भी कहते हैं, जिसमें कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी जो है ब्रीदिंग की वो पुअर हो जाती है, एंड दैट कैन लीड टू पेशेंट्स टोटली बेड रिडन, एंड फिर उनकी फिजिकल कैपेसिटी टू वर्क ख़त्म हो जाती है, वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती है। जी सर, जैसे हमने नेचुरल रेमेडी के बारे में बात की और खान पान के बारे में बात की, मैं जानना चाहूँगी मेडिटेशन और ध्यान कितना ज़रूरी है इससे निजात पाने के लिए? मेरे ख्याल से अगर आप लेके चलें तो देखिए, स्ट्रेस जो है वो एक वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है ब्लड की सप्लाई को किसी भी एरिया में कम कर देता है। तो अगर हम बहुत चिंता करेंगे, बहुत वरी करेंगे, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, वो पर्टिकुलर नेजल कैविटी जो है या साइनस कैविटी जो है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ वहाँ बलगम और जमा होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट कहा कि स्ट्रेस हैज़ टू बी रेगुलेटेड, वी डोंट नीड टू ओवर वरी अबाउट एवरीथिंग। उससे क्या होगा कि आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो ब्लड का वहाँ पर सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप टेक ओवर कर लेगी और वो साइनसेस क्लियर हो जाते हैं। कई पेशेंट्स हमने देखा है कि इवन जस्ट बाय चेंजिंग देयर डाइट पैटर्न, गोइंग टू अ हेल्दी डाइट पैटर्न, एक्सरसाइज करना रेगुलरली, जैसे आप कपालभाति है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये सब चीज़ें करने से भी बहुत पेशेंट्स को इससे बेनिफिट होता है। बट मैं समझता हूँ कि किसी को अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, तो उसमें योगा के साथ साथ अगर वो एक्यूपंक्चर करेंगे तो उसमें उनको रिलीफ जल्दी आएगा और परमानेंट आ जाएगा। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने योगा का बात कही और कपालभाति वाले आसनों के बारे में बताया, मेरा यही सवाल था कि योगा कितना ज़्यादा, क्योंकि ये बीमारी जो है वो नाक के हमें एरिया के पास ज़्यादातर होती है, और योगा में जब हम कपालभाति करते हैं, आनापानासती जैसे कि हमारा PSSM में ये ध्यान किया जाता है, आनापानासती ध्यान किया जाता है, तो वो कितना ज़रूरी है मैं जानना चाहूँगी, योगा के आसन कितना? वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज मेरे पास तो पेशेंट्स जो आते हैं वो ज़्यादातर ये सब चीज़ें कर भी चुके होते हैं जब हमारे पास पहुँचते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं तो वो बताते हैं ये जो आपने बताया प्रोसीजर करते हैं, तो वो प्रोसीजर करने से भी उनको क्लियरेंस होती है। बट मैंने यही ज़्यादातर इन पेशेंट में देखा है कि अगर योगा करते भी हैं तो उनको ये टेंडेंसी रहती है दोबारा से बलगम बनने की। तो एक्यूपंक्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है इन सब विद्याओं से ऊपर, कि ये उस प्रिवेंशन जो है
बड़ी अच्छी करता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है ये, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ जहाँ जहाँ पे ये साइनसेस के अंदर हॉलो कैविटीज़ में बलगम है, इसको वो क्लियर कर देता है। उसके बाद वो कैविटीज़ में ये बलगम दोबारा से जम नहीं पाती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि योग के साथ साथ अगर ये ट्रीटमेंट भी किया जाए तो इससे पेशेंट को निजात मिल जाएगी पूरा साइनसेस की तकलीफ से। तो सर, जैसे कि आपने हमें बताया कि हमें ध्यान करना है और योगा भी करनी है और इससे हमें काफ़ी निजात मिलेगा, लेकिन कई आपने केसेस ये भी बताए जहाँ पर उससे निजात नहीं मिल पाता है, तो लोग कब सर्जरी के लिए जाएं और कब उन्हें पता चले कि ठीक है, इन चीज़ों से निजात नहीं मिल पा रहा है और साइनस की तकलीफ जो है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हम एक ENT के डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो ना नाक का अंदर तक का जो पार्ट है उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करता है कि वहाँ पर एक एरिया होता है नोज़ की बैक की साइड में जहाँ पर कि पॉलिप्स ग्रो हो जाते हैं। नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं इसे हम। ये टिश्यू होती है, सॉफ्ट टिश्यू, पर इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो जब वो पॉलिप का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है जिससे कि वो पूरी नेज़ल कैविटी को ही ब्लॉक कर देता है, उस केस में कोई और तरीका नहीं रह जाता है एक्सेप्ट कि उस पॉलिप को हम सर्जिकली रिमूव कर दें। और सर्जिकली रिमूव करने के बाद पॉलिप के अगर फिर भी सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट को, तब हम एक्यूपंक्चर का ज़रूर प्रयोग कर सकते हैं ऐसे केसेस में भी, कि जिससे कि उनको आगे के लिए तकलीफ़ ना हो। और हेडेक्स अगर हो रहे हैं, हेडेक्स में तो खासकर मैंने देखा है कि एक्यूपंक्चर यूज़ करने से साइनस के हेडेक्स में बहुत जल्दी आराम आया था। 2-3 ट्रीटमेंट्स में ही पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक हर साइंस की, हर विद्या की, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे योगा, चाहे मेडिटेशन है, चाहे एक्यूपंक्चर है, सबकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं और सबका अपना एक अस्तित्व होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें नॉलेज हर सिस्टम के बारे में होनी चाहिए, और जहाँ हमें लगता है कि हमारी तकलीफ़ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो हमें ऑलवेज़ ऑल्टरनेटिव हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, होलिस्टिक हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बीमारी का निजात उससे पा सकें। सर्जरी शुड बी लेफ्ट ओनली एज ए लास्ट ऑप्शन रादर देन ए फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल सर, इसीलिए हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है, जिससे हम नेचुरोपैथी के माध्यम से हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साइनस जैसी गंभीर बीमारी के लिए जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इन्वाइट किया। तो दर्शकों, आज हमने जाना है कि अगर आपको साइनस जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है तो इससे निजात कैसे पाया जा सकता है, कैसे अपने खान पान पर ध्यान दिया जा सकता है और एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी के माध्यम से इससे निजात पाया जा सकता है। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए बैक टू नेचर के साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।